हेलो एवरीवन, मैं सोम कुमार कॉम्पिटिशन वाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ये लूसेंट टारगेट सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है और आज का हम लोग का ये टॉपिक है हिस्ट्री से वेलेजली से लेकर के डलहौजी तक है और फिजिक्स में प्लवन, पृष्ठ तनाव और दाब, ये 3 टॉपिक से टोटल। और ये हिस्ट्री और फिजिक्स के 3 टॉपिक से हम लोग का ये टोटल 50 क्वेश्चन है और ये लूसेंट टारगेट सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। चलिए ठीक है, हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सर जॉन सॉर ने किस नीति को अपनाया था? सर जॉन सॉर ने किस नीति को अपनाया था? सहायक संधि, हस्तक्षेप की नीति, युद्ध नीति, अस्थायी बंदोबस्त। तो सर जॉन सॉर ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, हस्तक्षेप की नीति सर जॉन सॉर ने अपनाई थी। ठीक है, हस्तक्षेप की नीति सर जॉन सॉर ने अपनाई थी। ठीक है, अगर इसके कार्यकाल का अगर बात करते हैं तो ये 1793 से 98 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, और इन्होंने नवजात कन्याओं की हत्या के लिए एक कानून बनाया और बाकी अन्य हत्याओं की इक्वल इसको लाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब अगला प्रश्न, लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में किस पद्धति को लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में किस पद्धति को लागू किया था? वो हस्तक्षेप की नीति, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि और सूबेदारी व्यवस्था। इन चारों में से बताइए कौन सा होगा। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये सहायक संधि को लागू किया गया था। ठीक है, सहायक संधि को लागू किया गया था। चलिए, और अस्थायी बंदोबस्त का अगर बात करते हैं तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और हस्तक्षेप की नीति ये सर जॉन सॉर के द्वारा ये हस्तक्षेप की नीति लाई गई थी। ठीक है, ये तीनों प्रश्न लोग, ये तीनों ऑप्शन को देख लिए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद था। ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। ये कब किया था? तो 1798 ईस्वी में इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसके बाद फिर किसने किया था? मैसूर ने किया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद 1799 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार करने वाला मैसूर दूसरा राज्य बना था। और अगर बात होता है क्या कि अवध कब? तो 1801 ईस्वी में अवध ने सहायक संधि स्वीकार किया था। और मैसूर कब किया था? 1799 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। और अगर पूछे कि सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंदौर के होलकर के द्वारा सहायक संधि स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में कौन मारा गया था? अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। और इसके पिता की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में 1782 के आसपास हुआ था। ठीक है, और इसके टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो हैदर अली था, हैदर अली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अब अगला। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस पर्पज़ से किया गया था और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 1800 ईस्वी में हुआ था। और ये कलकत्ता में नागरिक सेवाओं में भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, नागरिक सेवाओं की भर्ती के लिए और युवकों के प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए। और ये कब तक? 1854 तक ये अंग्रेज़ों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। 1854 तक। ठीक है, 1854 तक, यानी कि मोटा मोटी 54 साल तक ये भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने के लिए चलता रहा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 6ठा नंबर। वेल्लोर सैनिक विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? वेल्लोर का सैनिक विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? वेलेस्ली, जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जॉर्ज बार्लो के समय में 1806 ईस्वी में, ठीक है, 1806 ईस्वी में सैनिक विद्रोह हुआ था। वेल्लोर का सैनिक विद्रोह जॉर्ज बार्लो के समय में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1809 में रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच कौन सी संधि हुई थी? रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच कौन सी संधि हुई थी? संगोली, बेसिन, अमृतसर, सालभाई। तो रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 1809 में जो संधि हुई थी उस संधि का नाम था अमृतसर की संधि। तो 7 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। और ये सुगौली की संधि ये 1814 से 16 के बीच हुआ था। ब्रिटिश और नेपाल, यानी कि भारत और नेपाल के बीच हुआ था सुगौली की संधि। सुगौली कहाँ है? ये बिहार में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और इस समय नेपाल का शासक कौन था? तो अमर सिंह थापा था। और अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, जो कि मार्च 1816
16 ईस्वी में अंग्रेजों और गोरखों के बीच सुगोली की संधि हुई थी और जिससे इसके द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 के बाद कौन सी संधि हुई थी? ये हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया, सुगोली की संधि। ठीक है, ये कब हुआ था? तो मार्च 1816 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नंबर पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में, किस गवर्नर जनरल के समय हुआ पिंडारियों का दमन? तो लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच कौन सी संधि हुई थी? के बाद कौन सी संधि हुई थी? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो वर्मा के बीच ये बांडबू है, जबकि ये यान्डबू की संधि है। ठीक है, यान्डबू की संधि। ठीक है, यान्डबू की संधि ये हुई थी और किसके? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। और इस समय अगर पूछा गया कि गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड एम हर्स्ट। ठीक है, एम हर्स्ट। ठीक है, लॉर्ड एम हर्स्ट ये इस समय गवर्नर था। ठीक है, और ये संधि कब हुई थी? 1826 में हुई थी और लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में ही बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी हुआ था 1824 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11वां 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा किसे भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। कब? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, और यही 1856 के बाद 1857 में लॉर्ड कैनिंग या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय बनकर के आया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो देखिए, जितना भी प्रतिबंध और इस तरह का कार्य किया गया था वो सभी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही किया गया था। ठीक है, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठगी प्रथा के उन्मूलन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? ठगी प्रथा के उन्मूलन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो। तो ठगी प्रथा का उन्मूलन यह किसके समय में हुआ था? ये कर्नल स्लीमैन के द्वारा किया गया था और इस समय जबकि गवर्नर कौन था इस समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो। तो 14 का कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न। 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकीय अधिकारियों के लिए इंग्लैंड में कौन सा संस्थान खोला गया था? 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकीय अधिकारियों के लिए इंग्लैंड में कौन सा संस्थान खोला गया था? फोर्ट विलियम कॉलेज, इंटर कॉलेज हेलीबेरी, मद्रास कॉलेज और बंगाल सिविल सेवा संस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह इस बार ये सब प्रश्न हाल ही में लुसेंट के न्यू जो बुक आया हुआ एडिशन में उसमें ये सब ऐड किया गया है। तो ईस्ट इंडिया कॉलेज हेलीबेरी जो है ये इंग्लैंड में एक संस्थान खोला गया था और ये प्रशासकीय पदाधिकारी जो कि भारत में जाकर के जो वहाँ का कानून को संचालित करता वह ईस्ट इंडिया कॉलेज हेलीबेरी के द्वारा ही वो लोग प्रशिक्षण लेकर के यहाँ पर आते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भारत को प्रदान किया गया उच्चतम पद कौन सा है? यानी कि भारतीयों को सबसे अधिक विलियम बेंटिक के समय सबसे अधिक ऊंचा पद कौन सा दिया गया था? तो वह सदर अमीन का सबसे ऊंचा पद दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न। चार्ल्स मेडकॉफ को किस कारण से भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को किस कारण से भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस अधिनियम लागू करने के कारण, प्रेस पर नियंत्रण हटाने के कारण, समाचार पत्रों पर कर लगाने के कारण, भारतीय प्रेस को कम करने की अनुमति देने के कारण। ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी, प्रेस पर नियंत्रण हटाने के कारण इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। ये हल्का स्टैंडर्ड प्रश्न हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 18। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो ये 18 का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और लॉर्ड हार्डिंग के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। 19वां नंबर। GT रोड की मरम्मत का कार्य किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? GT रोड के मरम्मत का कार्य किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनमें से कौन सा होगा?
तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही यह जीटी रोड के मरम्मत का कार्य हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लॉर्ड 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 एलिनबरो के समय कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? लॉर्ड एलिनबरो के समय कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान, आंग्ल सिख, आंग्ल बर्मा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा 20 का बी, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड एलिनबरो के समय में हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए युद्ध स्टार्ट हुआ था किसके समय में? युद्ध अगर स्टार्ट का अगर बात करते तो वो ऑकलैंड के समय में युद्ध स्टार्ट हुआ था और समाप्त हुआ था एलिनबरो के समय में। तो ये यहाँ पे पर थोड़ा अच्छे से इसको देखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? 1833, 1841, 43 और 53। तो सिंध को कब मिलाया गया था? 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में कौन सा युद्ध हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया था। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश शासन के दौरान रविवार की छुट्टी कब स्टार्ट की गई थी? 33, 43, 53, 63। तो ये 43 के समय में यह ये रविवार की छुट्टी प्रारंभ की गई थी 1843 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत विलय किए गए राज्यों में कौन सा राज्य सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा, क्वेश्चन अगर बनेगा तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लाया गया था? डलहौजी के द्वारा। इसे व्यक्तिगत की नीति भी कहते हैं। इसके तहत विलय किया गया पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 24 का कौन सा हो जाएगा? 17। ठीक है, 17 ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। लॉर्ड डलहौजी के समय किस हीरे को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया? दरिया ए नूर, नूर अल आइन, कोहिनूर। ये कोहिनूर को ये भेज दिया गया था। 25 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में पहली बार रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई? तो बम्बई से थाने तक। ठीक है, बम्बई से थाने तक यह रेलवे लाइन की शुरुआत की गई। 26 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में पहली बार तार सेवा यानी कि टेलीग्राफ किन दो शहरों के बीच शुरू हुई? दिल्ली और मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, कलकत्ता और आगरा, बम्बई और मद्रास। तो 27 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता और मद्रास। कलकत्ता और मद्रास में पहली बार डलहौजी के समय में टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी, कलकत्ता और आगरा के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 28। लॉर्ड डलहौजी द्वारा शिमला को किस रूप में विकसित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शिमला को किस रूप में विकसित किया गया था? तो इस शिमला को ये ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लॉर्ड डलहौजी के समय लागू किए गए 1853 के चार्टर एक्ट में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था? चार्टर एक्ट में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था? तो 25 का ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन, प्रेस की स्वतंत्रता, कंपनी के संचालक मंडल से प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार छीन लिया गया और भारतीयों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला। तो 29 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में आप लोग इसे सोच करके बताइए कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, कंपनी के संचालक मंडल में प्रशासनिक अधिकारों की नियुक्ति का अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर। भारत में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला पहला भारतीय कौन था? सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाला पहला भारतीय कौन था? रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा? सत्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत में सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाला पहला भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब हम लोग का फिजिक्स से स्टार्ट होता है, साइंस का, जो कि वायुमंडल दाब से संबंधित MCQ प्रश्न है और इल्यूशन टारगेट सीरीज का ही चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो 26 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या है? पास्कल, बार, न्यूटन, डाइन। तो ये वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या है? बार। ठीक है, एक बार बराबर 10 पर पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 10 पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए अगला प्रश्न। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है? पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर
वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, वो परिवर्तित रहता है। तो ये 28 का बी, ऊपर अगर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या है? घटते जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब कम होने से कौन सा प्रभाव पड़ता है? पहाड़ों पर खाना जल्दी पकता है, वायुयान में के फाउंटेन में स्याही नहीं निकलती है, और पहाड़ों पर पानी का क्वथनांक घट जाता है, समुद्र तल पर हवा हल्की हो जाती है। तो ये 29 का कौन सा हो जाएगा? तो 29 का सी, पहाड़ों पर पानी का क्वथनांक क्या है? घट जाएगा। ठीक है, क्वथनांक क्या है? घट जाएगा। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बैरोमीटर का पठन तेज़ी से गिरता है तो उसका संकेत क्या है? अगर तेज़ी से गिर रहा है तो वो आंधी तूफान आने का संभावना है, अगर धीरे धीरे गिर रहा है तो वो फिर वर्षा का हो जाएगा, और धीरे ऊपर जा रहा है तो वो क्या है कि मौसम साफ होने की संभावना है। अगला प्रश्न, पास्कल के नियम के अनुसार द्रव का दाब किस प्रकार वितरित होता है? पास्कल के नियम के अनुसार द्रव का दाब किस प्रकार वितरित होता है? केवल नीचे की ओर, केवल क्षैतिज दिशा में, सभी दिशाओं में समान रूप से, केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो ये 31 का ऑप्शन नंबर सी, सभी दिशाओं में समान रूप से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही हो जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया या फिर हाइड्रोलिक कार हो गया, ये सब जितना भी हाइड्रोलिक से संबंधित है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज, न्यूटन, गति का तृतीय नियम, पास्कल का नियम, बर्नौली का नियम। तो ये 32 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, ये पास्कल नियम पर ये आधारित है। ठीक है, और पास्कल नियम के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अगला प्रश्न, द्रव में गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब कैसा होता है? द्रव में गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब कैसा होता है? बढ़ेगा, घटेगा, वो परिवर्तित रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो 33 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? द्रव दाब, उत्प्लावन, संवेग संरक्षण, उष्मा चालकता। 34 का कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी में बताइए कौन सा होगा 34 का? 34 का ऑप्शन नंबर बी, उत्प्लावन। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो उत्प्लावन से संबंधित है। देखिए अब नेक्स्ट जो टारगेट है लूसेंट का, वो टारगेट पर थोड़ा हम लोग 1 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो टारगेट रहेगा लूसेंट फिजिक्स का टॉपिक नंबर 8 जो कि श्यानता है। ठीक, श्यानता के बाद अगला टॉपिक आपका है 9 नंबर क्या है? प्रत्यास्थता। फिर 10वां क्या है? सरल आवर्त गति। ठीक है, सरल आवर्त गति, ये फिजिक्स का हो गया ये 3 ठो। और अगर इधर हिस्ट्री में अगर देखते हैं तो हिस्ट्री में कहाँ से लेंगे? तो हम लोग डलहौजी तक कर लिए हैं, अब कैनिंग से स्टार्ट, और कैनिंग से लेकर के टोटल हम लोग कहाँ तक आएंगे? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, कैनिंग से लेकर के लॉर्ड एल्गिन द्वितीय तक। ठीक है, एल्गिन द्वितीय तक। ठीक है, इतना तक हम लोग का कल का ये रहेगा टारगेट टेस्ट का। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? वही उत्प्लावन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, यदि किसी ठोस वस्तु का घनत्व द्रव से अधिक हो तो द्रव में कैसा व्यवहार करेगी? तो वह द्रव में कैसा व्यवहार करेगी? पूरी तरह से वह डूब जाएगी, पूरी तरह तैर जाएगी, डूब जाएगी, आधी तैरेगी, आधी डूबेगी, ऊपर उठेगी, फिर स्थिर रहेगी। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा? 35 का ऑप्शन नंबर बी, ये पूरी तरह से डूब जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला टॉपिक है प्लवन पर आधारित ये क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो फिर किस सिद्धांत के अनुसार एक उत्प्लावक बल अनुभव होता है? न्यूटन गति का प्रथम नियम, पास्कल नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 37 नंबर, उत्प्लावक बल का मान निर्भर करता है किस पर? उत्प्लावक बल का मान किस पर निर्भर करता है? ठोस वस्तु के भार पर, द्रव के घनत्व और वस्तु के विस्थापित आयतन पर, और ठोस वस्तु की प्रकृति पर, उपरोक्त सभी पर। तो ये उपरोक्त सभी पर यह कार्य करता है। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर, सॉरी ये डी नहीं, ये द्रव के घनत्व और वस्तु के विस्थापित आयतन पर, ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उत्प्लावन बल क्या है? ये द्रव के घनत्व और वस्तु के विस्थापित आयतन पर निर्भर करता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब कोई वस्तु द्रव में पूरी तरह डूब जाती है तो उत्प्लावक बल क्या होता है? न्यूनतम, अधिकतम, शून्य, वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। अगला, और कोई मात्रक नहीं होता है आपेक्षिक घनत्व का, किलोग्राम और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी, इसका कोई मात्रक नहीं होता, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। और आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। ठीक है, और जल का महत्तम घनत्व 4 डिग्री
4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगर फ़ारेनहाइट पर अगर बात करेंगे तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और आपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं, ठीक है। और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्लवन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, समुद्री जल में तैरना मीठे पानी की तुलना में आसान होता है, क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में बताइए। क्योंकि समुद्री जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जब किसी पात्र में पानी भरा हो तो उस पर बर्फ तैर रही हो, जब किसी पात्र में पानी भरा हो और उस पर बर्फ तैर रही हो तो बर्फ पूरी तरह पिघलने पर तल क्या होगा? ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 41 का कौन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये आप लोगों को सभी को पता होगा, दूध मापिका, दूध की शुद्धता मापने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पृष्ठ तनाव से है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? 43 का ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। अगला प्रश्न, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है और परिवर्तित होता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। ये 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या घट जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 45, पृष्ठ तनाव के कारण निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संभव है? पतली सुई जल की सतह पर तैरेगी और धातु का जल में डूबेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, पतली सुई जल की सतह पर तैरना, ये पृष्ठ तनाव के कारण ही ये संभव है। 45 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, केशिकत्व के कारण केशिकत्व का कौन सा उदाहरण सही नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सूखना ये है। लालटेन में बत्ती से तेल ऊपर चढ़ना ये भी सही है। वर्षा के बाद किसान द्वारा खेती की जुताई, हाँ, क्योंकि अगर खेती जो जुताई अगर नहीं होगा तो फिर केशिकत क्रिया के कारण जल ऊपर आएगी और वह सो करके वायुमंडल में ये वाष्प के माध्यम से चला जाएगा, ठीक है। तो ये बचा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, किसी द्रव की कोशिकीय ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? द्रव के घनत्व पर, नली की त्रिज्या पर, द्रव के पृष्ठ तनाव पर, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी पर ये निर्भर करती है। 47 का डी। चलिए अगला प्रश्न, किस स्थिति में पारा केशिकत किस नली के ऊपर नहीं चढ़ता है बल्कि नीचे दब जाता है? तो ये जब स्पर्श कोण 128 डिग्री अगर होगा तो वो क्या होगा कि वो पारा ऊपर नहीं जाएगा बल्कि वो नीचे दब जाएगा 128 डिग्री पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, साबुन या डिटर्जेंट पानी का पृष्ठ तनाव क्यों कम कर देता है? साबुन या डिटर्जेंट पानी का पृष्ठ तनाव क्यों कम कर देता है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी बताइए कौन सा होगा? क्योंकि वे पानी के अणुओं के बीच संसंजक बल को कम कर देता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट प्रश्न है, पेड़ पौधों में जल का ऊर्ध्वगमन मुख्यतः किस कारण से होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और केशिकत्व, सूर्य का तापमान, वायु दाब परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी बताइए कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और केशिकत्व के कारण पेड़ पौधों में जो जल जो पूरा फैलता है वह वाष्पोत्सर्जन और खिंचाव और केशिकत्व के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक फिर हम लोग का कल टेस्ट होगा। फिर आप लोग को टॉपिक मिल गया है, ठीक है, आप लोग उसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग का कल वीडियो आएगा, ठीक है। धन्यवाद।